नमस्कार दोस्तों, केसीबी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो होगा केंद्र सरकार के बारे में। 10th क्लास में एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर जो 6 होगा पॉलिटिक्स का जो है वो है केंद्र सरकार। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे दो कारण। पहला कारण, एक तो एसएसटी का अपने एग्जाम नहीं हुआ है, तो जो बंदे जो स्टूडेंट 10th का एग्जाम देंगे एसएसटी का उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। दूसरा, ये 7 नंबर का चैप्टर है, मतलब एग्जाम में इसमें से 7 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक टाइप क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा अपना 7वां, राज्य सरकार। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हमें केंद्र सरकार समझ में आ जाएगा तो हम इजी से राज्य सरकार समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल नाम चेंज होंगे, उनका स्तर चेंज होगा, लेकिन उनके जो काम है, जो नीतियां वगैरह है वो ज्यादातर सेम होगी। जैसे केंद्र में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। इसके अलावा यहाँ पीएम होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा, तो यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा, सीएम होगा। यहाँ पर भी केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, राज्यों में भी राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। तो इसलिए सबसे पहले केंद्र सरकार पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन इस चैप्टर का जो नाम है केंद्र सरकार, इसका मतलब क्या है, क्या सब कुछ है। सबसे पहले देखो, यहां हमने देखा केंद्र, केंद्र का मतलब होता है केवल, यहाँ मुख्य, मतलब मुख्य जो सरकार है वो। इसके बाद देखते हैं सरकार, कौन सी कार, सरकार। तो सरकार क्या है, अगर सीधे से शब्दों में कहें, शॉर्ट में कहें, तो सरकार एक लोगों का समूह है। लोगों का क्या है, समूह। लेकिन लोग कैसे, जनप्रतिनिधि, तो हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधियों का समूह, जनप्रतिनिधियों का समूह। और ये समूह चुना किसके द्वारा गया है, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित। तो परिभाषा कैसे हो सकती है, जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ऐसा समूह जो शासन कार्य करेंगे। क्या करेंगे, शासन कार्य। क्योंकि जनता ने चुना है, तो ये तो है नहीं कि भंडारा है, जीवनी आएंगी, काम तो कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, शासन का कार्य करेंगे। क्योंकि सभी जनता स्वयं शासन में भाग नहीं ले सकती। भारत में जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ जनता भाग नहीं लेती, जनता काम नहीं करती, जनता इतना काम करती है, वो अपने जनप्रतिनिधि चुन लेती है और वो जनप्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। क्योंकि एक साथ अगर इतने शासन में भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होगी, विवाद ज्यादा होंगे। तो उन विवादों से बचने के लिए, शासन का कार्य स्मूथली चलाने के लिए जनता ने क्या किया, जनप्रतिनिधियों को चुन लिया, वोट देकर, निर्वाचन करके। तो ये जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, शासन कार्य करेंगे। क्या करेंगे, शासन कार्य। तो हम क्या कह सकते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समूह जो शासन कार्य करता हो, क्या कहलाती है, सरकार। क्या कहलाती है, सरकार। अब देखो आगे देखते हैं। ये तो हो गई सीधी सी सिंपल सी परिभाषा। इसके बाद बुक के अकॉर्डिंग क्या है वो देखते हैं थोड़ा। एक व्यक्ति हुआ गार्नर, व्यक्ति का नाम गार्नर। गार्नर ने अपने हिसाब से सरकार की कुछ परिभाषा दी है, वो क्या है देखते हैं। गार्नर ने कहा कि जो सरकार है वो एक संस्था है या एक मशीन है। सरकार संस्था है या मशीन है जो कि क्या करती है, राज्यों की नीतियों को लागू भी करती है, उनका निर्धारण भी करती है। तो राज्य की नीतियों का निर्धारण करती है। इसके अलावा क्या करती है, ये मशीन या संस्था इसके अलावा क्या करती है,
जो नियमित मामले हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, नियमित मामले सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाती है रोज जो चलती है वो नियमित मामले, नियमित मामलों को लागू करेगी। लागू करेगी या हम ये कह सकते हैं कि जो नीतियां बनाएगी उनको नियमित करेगी, दोनों एक ही बात है। इसके अलावा जनता के हित में कार्य करेगी, जनता के हित में कार्य करेगी। तो गार्नर के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सरकार एक संस्था या मशीन होगी जो राज्यों की नीतियों का निर्धारण करेगी, जो भी नियमित मामले होंगे उनको लागू करेगी। इसके अलावा जनता के हित में काम करेगी, क्योंकि सरकार को चुनने का काम जनता करती है। जनता के लिए सरकार आंसरेबल होती है, उत्तरदायी होती है, इसलिए उनको सरकार को जनता के हित में काम करने ही पड़ेंगे। तो गार्नर ने कहा कि सरकार संस्था या मशीन है जो राज्यों की नीतियों का निर्धारण करती है, नियमित मामलों को लागू करती है और जनता के हित में कार्य करती है। ऐसी संस्था या मशीन ही सरकार कहलाती है। अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने देख ली इसकी परिभाषा क्या होती है। अब इसके देखते हैं अंग, सरकार के अंग। तो मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहां हमने लिखा सरकार। सरकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला जो भाग है उसको कहा जाता है व्यवस्थापिका, इसको विधायिका भी बोला जाता है। दूसरा जो भाग है इसको बोला जाएगा कार्यपालिका, और जो तीसरा भाग है सरकार का हम जो कहते हैं वो होता है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हो गए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों अंग अलग अलग है एक दूसरे से, तो तीनों का जो काम होगा, कार्य होगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कार्यपालिका का मुख्य रूप से काम है कानून निर्माण करना, कानून निर्माण। इसके बाद व्यवस्थापिका का काम है कानून निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। इसके अलावा न्यायपालिका क्या करेगी? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जो कानून को लागू किया गया है उन दोनों को ये क्या करेगी, उनकी रक्षा करेगी। तो कानून की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका। ये तीनों के क्या हो गए, अलग अलग कार्य हो गए। आगे देखते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। अब देखो, व्यवस्थापिका को फिर 2 भागों में बांटा गया है। संविधान में व्यवस्थापिका को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग होता है उसको कहा जाता है संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका। इसको आप केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कह सकते हो। दूसरा होता है राज्य व्यवस्थापिका, जो सभी राज्यों में होती है। संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, 79 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि जो संघीय व्यवस्था होगी वही हमारी संसद होगी। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो संघीय व्यवस्थापिका है उसी को ही क्या कहा जाएगा, संसद। अनुच्छेद 79 के तहत कार्यपालिका में देखते हैं क्या क्या शामिल है। कार्यपालिका में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की उसके कार्य में सहायता करने के लिए, शासन कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों की परिषद, बहुत सारे मंत्री, मंत्रियों की परिषद मंत्रिपरिषद कहलाएगी।
और तीसरा जो अंग होता है इसका वो होता है राष्ट्रपति। इसके अलावा न्यायपालिका में क्या क्या शामिल है? पहला आएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो सभी राज्यों में होते हैं। और तीसरा इसका पार्ट होगा अधीनस्थ न्यायालय, जिला स्तर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। व्यवस्थापिका में संघीय व्यवस्थापिका, इसको बोला जाएगा संसद। फिर संसद के भी 3 अंग होते हैं, जैसे सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी प्रकार अनुच्छेद 79 जो 79 है उसमें दे रखा है कि संसद के भी 3 अंग होंगे। कौन कौन से देख लेते हैं। संसद जो बना है, संसद बना है 2 सदन और 1 व्यक्ति या सदस्य जिसको बोला जाता है। तो 2 सदन कौन से होंगे? पहला होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन सा होगा? राष्ट्रपति। तो 2 तो हो गए सदन और ये 1 हो गया सदस्य। मतलब संसद के 3 अंग हो गए, 2 सदन हो गया और 1 सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद का फॉर्मेट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अपने सरकार का, जिसमें 3 अंग है। एक बार देख लेते हैं 3 अंग कौन कौन से हैं। पहला व्यवस्थापिका, जिसका काम कानून का निर्माण करना। दूसरा कार्यपालिका, जिसका काम कानून को लागू करना। तीसरा न्यायपालिका, जिसका काम है कानून की रक्षा करना। संघीय व्यवस्थापिका को फिर 2 भागों में बांटा हमने, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को संविधान में संसद कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 79 में दे रखा है, जिसके भी 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कार्यपालिका में मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद इसकी होती है, और राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हमने दोनों में शामिल किया है, व्यवस्थापिका में भी और कार्यपालिका में भी। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति दोनों का भाग होता है, व्यवस्थापिका में भी भूमिका निभाता है और कार्यपालिका में भी मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। न्यायपालिका के 3 स्तर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जो जिला स्तर पर होता है अधीनस्थ न्यायालय। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों का गठन और संसद के बारे में। नॉर्मली वीडियो को 1-2 बार देखोगे आपके समझ में आ जाएगा, और जरूरी भी है क्योंकि 10th में अभी एसएसटी का एग्जाम हुआ नहीं है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम आशा करते हैं जल्दी से एग्जाम हो। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात करेंगे संसद और उसके जो सदन है उनकी। तो यहां हमने लिखा संसद, पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है। इसका दे रखा है अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में दे रखा है कि देश में एक संसद होगी जिसके 2 सदन और 1 सदस्य, मतलब 3 अंग होंगे। तो दोनों सदनों को हम देख लेते हैं। इधर हमने लिखा राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है लेकिन वो एक पूरा टॉपिक अलग से है इस चैप्टर में, तो उसको बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इधर हमने लिखा लोकसभा, अनुच्छेद 81। यहां देखो 79 है, 80 में आएगा राज्यसभा और 81 में आएगा लोकसभा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा 80 में आएगा और लोकसभा 81 में आएगा, अनुच्छेद में ये दे रखा। अब बात करते हैं दोनों के गठन की, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्य होंगे, जो नीतियां होगी, वही किसकी होगी? संसद की होगी। तो दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, इसका मतलब हम किसके बारे में पढ़ लेंगे? संसद के बारे में।
तो सबसे पहले दोनों का गठन देख लेते हैं, इनमें क्या क्या शामिल है। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। लोकसभा की स्थापना अगर की बात करें हम, तो लोकसभा की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बनकर तैयार हुई। राज्यसभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952। इसकी पहले स्थापना हुई थी, उसकी बाद। प्रथम मीटिंग जो हुई थी वो दोनों की एक साथ हुई थी। प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग, और वो हुई थी 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। इसका मतलब दोनों की एक साथ बैठक। अब देखते हैं हमने इसका गठन, दोनों को एक साथ देखेंगे, कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाए। गठन में सदस्यों की संख्या, निर्वाचन, इनका कार्यकाल, इन सब के बारे में हम चर्चा करें। दोनों का एक साथ देख लेते हैं ताकि जो अंतर है इनमें वो समझ में आए और आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहे। तो हम बात करते हैं गठन, फॉर्मेशन। गठन किसका? एक तो लोकसभा का और एक राज्यसभा का। अनुच्छेद लिख लेते हैं यहाँ 80, यहाँ अनुच्छेद हो जाएगा 81। अब गठन में जो पहला पॉइंट आता है इनका, वो आता है सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे सदस्यों की संख्या कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सदस्यों की संख्या, संविधान में पहले ये नियत किया गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। ये पहले नियत किया गया, फिक्स किया गया। लेकिन उसके बाद गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत यह तय किया गया कि सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 552। मतलब जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो होगी 552। 552 में से ये सदस्य संख्या टोटल हो सकती है और ये अधिकतम हो सकती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ये रेशियो फिक्स किया गया 2026 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2026 तक अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की हो सकती है 552। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, कम जरूर हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 552 में से अगर हम देखें तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। राज्यों से निर्वाचित, इनका निर्वाचन होता है। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज इनको बोलते हैं। और 2 सदस्य होते हैं मनोनीत। मनोनीत करने का काम है राष्ट्रपति का। और कहां से करेगा? अंग्ल भारतीय समुदाय से। अंग्ल भारतीय समुदाय। तो देखो 552 टोटल सदस्य हो सकते हैं। उनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे और जो 2 सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। मनोनीत कहां से करेगा? अंग्ल भारतीय समुदाय से। अंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? वे फॉरेनर या जो ब्रिटिश जो स्वतंत्रता के बाद भारत में रह रहे, भारत में अपना आवास स्थापित कर लिया, यहाँ उनकी जो फैमिली वगैरह है उन सबको अंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। तो यहाँ से 2 सदस्य, बाकी 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 सदस्य जाते हैं राज्य से। ये तो स्वरूप है जो संविधान में दे रखा है। वर्तमान में स्वरूप है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो हम ये लिख सकते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी 552। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या वर्तमान में सदस्य संख्या 543। कैसे है? 545 का रेशियो फिक्स कर रखा है। 700 सदस्य हैं, वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है उनके सदस्य हैं, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता फिलहाल। तो 545 हो गए। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, पीछे 2 बच जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय को जो आरक्षण दे रखा था लोकसभा की सीटों में, उसको 2019 दिसंबर 2019 में एक संशोधन किया गया, जो 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। उसमें जो SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनको तो आरक्षण दे दिया, उनका 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय से, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है, या यह कह सकते हैं कि उनके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। तो वर्तमान में ये मनोनीत सदस्य नहीं है, तो यहां जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का, तो सदस्य हो जाएंगे 543। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 543। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552, जो 2026 तक हो सकते हैं। और वर्तमान में सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो 523। राज्यसभा में देखते हैं। राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 250। वर्तमान में क्या स्वरूप है वो देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या नियत की गई है 245। 245 में से 12 सदस्य ये तो होंगे मनोनीत, और मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। कहां से मनोनीत करेगा? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। ये जो क्षेत्र हैं, इनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। ये सदस्य वे होंगे जो इन क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, पूरे देश में या नेशनल लेवल पे उन्होंने अच्छा काम किया, या इन क्षेत्रों के वो ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, ऐसे व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। तो 12 सदस्य मनोनीत हो जाएंगे। पीछे कितने रह गए? 233। 233 की बात करेंगे, 229 सदस्य जाएंगे राज्यों से, 4 सदस्य जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्यों में से भी 3 सदस्य दिल्ली से चुने जाएंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और 1 सदस्य चुना जाएगा पुदुचेरी से, पांडिचेरी जिसको बोला जाता है। तो ये फॉर्मेट हो गया। टोटल सदस्य हो गए 245। तो हम यहां लिख देते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, सेम है 2026 तक। और वर्तमान में सदस्य संख्या, वर्तमान में सदस्य संख्या होगी 245 राज्यसभा। तो ये बात होगी सदस्यों की संख्या का। दोनों का हमने कंपैरिजन में देख लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं, निर्वाचन, या हम बात करें चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होगा, क्या क्या प्रोसेस है,
प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल सरल है। निर्वाचन जो यहां होगा लोकसभा का वो होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग लेती, जनता वोट देगी, चुनेगी, तो वो प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी? चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो होगी वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। यहां वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष की आयु, जिस व्यक्ति की 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है वह लोकसभा के जो मतदान होते हैं उनमें मत दे सकता है, अपना वोट दे सकता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है लोकसभा में। राज्यसभा में देखते हैं, देखो यहां प्रत्यक्ष होगा तो उधर कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, तो फिर कौन लेते हैं? जनता के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं जो हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। तो फॉर्मेट कैसा हो जाएगा? यहां निर्वाचन या चुनाव कैसा हो रहा है? प्रत्यक्ष, जनता भाग ले रही है, लेकिन यहां हो रहा है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जनता भाग नहीं लेती। और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोला जाएगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। आनुपातिक मतदान प्रणाली। मतदान प्रणाली मतलब राज्यसभा में जो चुनाव होगा वो इस पद्धति के अनुसार होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो हम सीधा सा लिख लेते हैं, चुनाव इधर प्रत्यक्ष, तो इधर कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष। मतलब जनता भाग नहीं लेगी। तीसरा देखते हैं। तीसरा है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोकसभा का चुनाव हमें लड़ना है, चुनाव में हम भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यताओं में देखो दोनों की सेम है, केवल आयु में अंतर है। तो देख लेते हैं। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक। व्यक्ति कहां का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। इससे ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 25 वर्ष का तो होना ही चाहिए। अगर 25 वर्ष से आयु कम है तो वो लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। आसीन का मतलब होता है उपस्थित, आसीन न हो। किसके अंडर में? न तो किसी राज्य सरकार के अधीन हो और न ही केंद्र सरकार के। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए, न तो राज्य सरकार के अधीन और न ही केंद्र सरकार के अधीन। मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, या उसका ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिससे उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी भी न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित ना हो।
अगर व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो, मतलब विकृत बुद्धि का हो, मानसिक संतुलन सही नहीं हो, या दिवालिया घोषित किया हो। यहाँ दिवालिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार से, बैंकों से ऋण तो ले लिया है लेकिन वापस नहीं चुकाया है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो किसी न्यायालय द्वारा अगर व्यक्ति को पागल व दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कंडीशन में लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो मुख्य रूप से 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, मतलब व्यक्ति को नागरिकता भारत की प्राप्त हो, चाहे भारत विदेशी है तो चलेगा लेकिन उसको नागरिकता भारत की प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम 25 साल का हो और किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, न तो राज्य सरकार में और न ही केंद्र सरकार में। इसके अलावा चौथी योग्यता क्या है, किसी भी न्यायालय द्वारा उसको पागल व दिवालिया घोषित न किया गया। अब देखो यहाँ जो लोकसभा की जो योग्यताएं हैं वैसी की वैसी योग्यताएं राज्यसभा में, दोनों में से अंतर केवल इतना है आयु का। यहाँ आयु सीमा 25 वर्ष है, यहाँ आयु सीमा 30 वर्ष, बस इतना ही अंतर है। अगर योग्यताएं बात करें दोनों की तो योग्यता में इतना अंतर है, यहाँ आयु सीमा लिख देते हैं 25 वर्ष और वहां आयु सीमा क्या होगी 30 वर्ष। बाकी दोनों से हमें इधर भी वही आएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल व दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना। तो ये होगी योग्यता। इसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है सदस्यों का कार्यकाल, मतलब कितने समय तक सदस्य अपने कार्यकाल पर रहते हैं, कार्य करते हैं, या लोकसभा का राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना। कार्यकाल सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का चुनाव हो जाता है और जब फर्स्ट मीटिंग से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर रहते हैं, कार्य करती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री सलाह दे किसे, राष्ट्रपति को, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें कि आप लोकसभा को भंग कर दो तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वह लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व, यानी कार्यकाल से पहले, कार्यकाल से पूर्व क्या कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें कि लोकसभा के जो सदस्य है या जो लोकसभा है वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, कार्य करने में असमर्थ हो गई है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटवा सकता है। और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। मतलब भारत के इतिहास में अब तक 9 बार लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा चुका है। अब कार्यकाल इसका देखते हैं तो यहां सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा में देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखो यहां हमने लिखा लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन यहां हमने लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्यकाल है वो राज्यसभा का नहीं है बल्कि किसका है, सदस्यों का, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटाया नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, तो ये एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्यों का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये चक्कर चलता रहता है।
सदस्य आते रहते हैं, कार्यकाल कंप्लीट हुआ फिर नए आते रहते हैं। इसका मतलब ये जो सदन है राज्यसभा, वो एक स्थायी सदन है। तो यहां कार्यकाल 5 वर्ष, यहां सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। इसके बाद हम बात करते हैं अधिवेशन या बैठकें। अधिवेशन या हम बोल सकते हैं बैठकें। लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें बुलाने का काम और उनको स्थगित करने का काम राष्ट्रपति का होता है। यानी बैठक बुलाना या उनको स्थगित करना। ये दोनों अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो बैठक बुला सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो बैठक को स्थगित कर सकता है। ये दोनों का है। मतलब हम कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की बैठकों को बुलाने का काम और स्थगित करने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। बैठकों के संबंधित जो रूल बनाया गया है, नियम बस इतना है कि दो बैठकों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। दो बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में, एक साल में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। यहां दोनों का सेम है, इधर ही 2 बैठकों के बीच 6 माह का अंतर, 6 माह का अंतर। ठीक है, दोनों का सेम होगा। दोनों की मीटिंग राष्ट्रपति बुला सकता है और वही इनको स्थगित कर सकता है। तो यहां हमने लिख दिया 2 बैठकों के बीच 6 माह का अंतर या कह सकते हैं अंतराल। इसके बाद छठा जो पॉइंट है अपना, वो है प्रमुख पदाधिकारी। मतलब लोकसभा में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते? प्रमुख पदाधिकारी। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष होगा, और एक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। या हम सीधा कह सकते हैं एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो अपने राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसकी अभी वर्तमान में कोई नहीं है, अभी इसकी पोस्ट खाली है। तो यहां बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारियों की। तो प्रमुख पदाधिकारियों में राज्यसभा में एक तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। एक सभापति होगा, दूसरा उपसभापति होगा। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा क्या होगा? सभापति, उपराष्ट्रपति। इसका चुनाव होगा सदस्यों में से चुनाव। अब देखो, लोकसभा में प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और इसके बारे में दे रखा है अनुच्छेद 93 में। आर्टिकल 93 में दे रखा है कि लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, मतलब लोकसभा के सदस्य ही इनका चुनाव करेंगे और इन सदस्यों के द्वारा ही इनको इनके कार्यकाल से पूरा हटाया जा सकता है। और ये पूरा दे रखा है अनुच्छेद 93। इधर हम बात करें, इन दोनों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है। यहां सभापति का जो कार्यकाल होता है वो तो होता है 5 वर्ष का, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का।
उसका रीजन ये है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। लेकिन यहां हमने पढ़ा कि सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और जो उपसभापति होता है वो सदस्यों में से ही चुना जाता है, इसलिए उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जबकि सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। तो प्रमुख पदाधिकारियों में एक तो हो गया अध्यक्ष और एक हो जाएगा उपाध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिरला, उपाध्यक्ष का पद अभी तक खाली है। सभापति बात करें तो उपराष्ट्रपति अभी वेंकैया नायडू है जो सभापति है इसके राज्यसभा के। उपसभापति की बात करें तो उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं इसका। हमने पढ़ा गठन लोकसभा और राज्यसभा। गठन में पहला देखा सदस्यों की संख्या। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, 2026 तक नियत रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 543। इधर राज्यसभा की बात करें तो टोटल सदस्य संख्या हो सकती है 250 अधिकतम 2026 तक, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या है 245। इसके बाद अगला देखते हैं निर्वाचन या चुनाव। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, मतलब जनता भाग नहीं लेगी, और जो प्रक्रिया होगी उसको बोला जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। सदस्यों की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यहाँ 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल व दिवालिया ना हो, और पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो किसी भी न्यायालय के द्वारा, और लाभ के पद पर आसीन न हो, ये दोनों सेम हो। केवल अंतर जो होगा वो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ आयु सीमा 25 वर्ष है जबकि यहाँ आयु सीमा केवल 30 वर्ष। अब देखो कार्यकाल कितना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ हमने लिखा है सदस्यों का कार्यकाल, इसका मतलब ये होता है कि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होती। तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए चुन लिए जाते हैं। अधिवेशन या बैठकों के बारे में बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं वो बैठकें बुलाने का काम, स्थगित करने का काम राष्ट्रपति का होता है, और 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए दोनों। इसके अलावा प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें तो एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, जिनको लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है अनुच्छेद 93 के अनुसार। इसके अलावा राज्यसभा में बात करें तो प्रमुख पदाधिकारियों में एक तो होगा सभापति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, और एक होता है उपसभापति जिसका चुनाव सदस्यों में से किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा गठन के बारे में। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए। तो अगर इस वीडियो में या इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई समस्या हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।